बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, मुल्क में हालिया बढ़ती हुई दहशतगर्दी के वाक़यात और अगर अभी की सूरत हाल का जिक्र करें तो सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर के इलाक़े तीरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर की क़यादत में टीम ने मौसर कार्रवाई की है और 3 दहशतगर्द भी मारे गए हैं जबकि 3 ज़ख्मी हुए हैं। और ये वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। इनकी वजूहात क्या हैं और कि कौन से ममालिक इसके अंदर मुलविस हैं, क्योंकि निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जानचक ज़हीद कहते हैं कि 2 हमसाया ममालिक हमारे मुलविस हैं इसके अंदर, तो वो नाम उन्होंने नहीं लिया और यही नाम जो हैं मैं अपने पैनलिस्ट के सामने भी रखूंगा कि वो बताएं कि वो कौन से 2 ममालिक हैं, क्योंकि आम आदमी की नज़र में देखे तो वो इंडिया है और बलूचिस्तान की तरफ क्या उन्होंने इशारा किया है इस सारी सूरत हाल में, क्योंकि अभी जिस तरीके से तारकीन वतन की वापसी का मामला है और इस तमाम मामले को एक प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसी सिनेरियो में मुल्क में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। और अगर मियाँ वाली एयरबेस के हवाले से बात करें, क्योंकि DI खान में गवादर पसनी कोस्टल हाईवे पे और मियाँ वाली एयरबेस पर जो हमले हुए और मियाँ वाली एयरबेस पर हमले होने के हवाले से कहा जा रहा है कि इसमें गैर मुल्की असलहा होने का भी इंकशाफ सामने आया है कि गैर मुल्की असलहा का इस्तेमाल हुआ इस सारी सूरत हाल में। लेकिन इन तमाम सूरत हाल को अगर एक तरफ से देखा जाए तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो हमा वक्त तैयार हैं इन दहशतगर्दी के मामलात से निमटने के लिए। और अगर उनकी कार्रवाइयों को देखा जाए बर वक्त और मौसर कार्रवाइयाँ हैं, जहां हमारे जवानों की शहादतें हैं तो शहादत मोमिन की मीरास हुआ करती है और इंसान जितनी भी हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हैं वो हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती है। और फ़ौज के अज़्म के साथ साथ अवामी अज़्म के में भी वलवला और जोश व जज्बा जो है वो उभर कर सामने आता है। लेकिन हमारी तमाम जो फोर्सेस हैं उनको हम सल्यूट भी करते हैं कि जिस तरीके से वो दहशतगर्दों से निमट रहे हैं। लेकिन वजूहात क्या हैं कि अचानक से दहशतगर्दी के जो मामलात हैं वो बहुत तेज़ी पकड़ गए, दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वो बहुत तेज़ी पकड़ गए। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, साथ ही साथ बलूचिस्तान की सियासत के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि इलेक्शन का बिगल बजा है। तो अब्दुल कद्दूस बजिंजो साहब की जगह नवाबजादा खालिद मकसी साहब जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सदर बने हैं और पार्टी के क्या मौक़िफ़ हैं और बलूचिस्तान की सियासत के हवाले से। और बलूचिस्तान में दीगर पार्टियां जो हैं बरसरे इक़्तिदार रही हैं मुख्तलिफ वक्तों में और मुख्तलिफ सिनेरियोज़ में आप देखते रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान के अवाम की महरूमियाँ जूं की तूं हैं। तो क्या किरदार है बलूचिस्तान की हुकूमतों का अवाम की महरूमियों को दूर करने के लिए? और अब्दुल कद्दूस बजीर साहब की परफॉर्मेंस के हवाले से भी आज के प्रोग्राम में ज़रा बात करेंगे। तो पहले मुल्क में हालिया बढ़ती हुई दहशतगर्दी के हवाले से बात करते हैं। अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूं तो जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों शख्सियात दिफाई तजिया कार हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब, आपसे बात का आगाज़ करूँगा। सर, जैसा कि मैंने कहा कि दहशतगर्दी के वाक़यात में तेज़ी आती जा रही है और सिक्योरिटी फोर्सेज, अभी का ही ताज़ा तरीन वाक़या यही है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर के इलाके तीरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया और बड़ी मौसर किस्म की कार्रवाई की है। लेकिन सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये फरमाइएगा कि अचानक से क्या वजूहात हैं कि इन दहशतगर्दी के वाकयात में तेजी आ गई है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मैं इसका एनालिसिस करूं कि जो क्यों ये दहशतगर्दी की नई लहर आई है, तो उसके पीछे 3-4 वजूहात जो है वो बिल्कुल सामने रखी जा सकती हैं। अभी जो मियां वाली एयरबेस पे अटैक हुआ है या से आज तीरा वैली में कर्नल हसन ने शहादत दी है, तो उसके हिसाब से तो आप देखें कि जगह-जगह पे जहाँ-जहाँ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के हिसाब से कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं। लेकिन ऐसा है क्यों? तो इसकी सबसे पहली अगर मैं वजह देखूँ तो वो आपकी अफ़गान तालिबान जो है, अबूरी गवर्नमेंट, वो उनकी अपने मुल्क में उसकी ज्योग्राफी के ऊपर उस तरह से कंट्रोल नहीं है कि जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। मज़ीद ये कि वो तालिबान जो पाकिस्तानी तालिबान है टीटीपी की सूरत में, उन्हें वो अपना स्ट्रेटेजिक एसेट समझते हैं और जब हामिद करज़ई और उनकी नॉर्दर्न अलायंस की गवर्नमेंट के खिलाफ तालिबान लड़ रहे थे तो टीटीपी के एलिमेंट्स इनके साथ खड़े होते थे। तो इनको एक स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पर देखते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है उसके अंदर भी काफ़ी सारे गैप पाए जा रहे हैं। अभी पश्तून मिल्ली ख्वाह जो पार्टी है जिसमें कि जो आपके चकजई साहब हैं उसको लीड कर रहे हैं, वो चमन बॉर्डर पे उन्होंने धरना दे रखा है। तकरीबन 50-60 हज़ार अफ़गानी हैं जो वापस अपने मुल्कों में जाने के लिए। इस तरह पीटीएम वाले जो पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है वो गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो जब आपके 2 इस तरह मेन पॉलिटिकल पार्टी जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और
उन इलाकों में कि जहाँ से आप अफगान महाजरीन को वापस भेज रहे हैं, तो इन्हीं के दरमियान में से जो कवर लेके आपके जो टीटीपी के एलिमेंट्स हैं, वो आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं। नंबर 3 में अगर देखूँ तो ये नेक्सस भी बताता है जो अफगानिस्तान की जो एनडीएस इंटेलिजेंस एजेंसी है, मोसाद इजरायली है एंड ऑफ कोर्स रॉ जो इंडियन है, इन तीनों का नेक्सस भी है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ बरसरे पैकार और या अमन के दर पे है। उसकी जिंदा मिसाल हमारे पास कुलभूषण यादव की सूरत में है और जिस तरह से रॉ पूरी दुनिया में अमन के दर पे है, स्पेशली ऐसे कनाडा में उसने कत्ल किया वहां पे ऐसे लीडरशिप को, जिस तरह उसने कतर में जो इंतहाई सेंसिटिव प्रोजेक्ट था उसमें उसने इंटेलिजेंस लीक आउट की इजरायलीज को। तो ये तमाम चीजें इस चीज को दिखाती हैं कि आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी जो बदनामी जमाना रॉ है उसकी क्यादत में पाकिस्तान के ऊपर ये चीजें अनलिश की जा रही हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो गवर्नमेंट की तरफ से जो SIFC एपिक्स कमेटी का जो एक डिसीजन के मुताबिक 1 नवंबर तक तमाम अफगान महाजरीन ने वापस जाना था, वो उस तरह से वापस नहीं गए हैं। अब उसको एक रिजेंटमेंट तो अफगान तालिबान के दरमियान जरूर है कि वहां पर जब ये वापस जाएंगे अफगानी, तो उनके पास उस तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि जैसे वो पाकिस्तान में उनके पास हुआ करती हैं। लेकिन अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जानी चाहिए कि 40 साल से पाकिस्तान जो है अपना खून पिला रहा है, अपनी इकोनॉमी के ऊपर 40 लाख महाजरीन का बोझ उठाए हुए है। यूएन जो रिफ्यूजीज की जो कमीशन है सही। उसके ब्रिगेडियर साहब, मैं तारकीन वतन के हवाले से आपके सामने सवाल रखता हूं। जनाब नादिर मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नादिर मीर साहब, आप फरमाइएगा, मुल्क में जारी बदअमनी के जो वार में तेज़ी आ चुकी है, इसका मास्टरमाइंड आपको कौन लगता है? जिस तरह से निगरान वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान रजकज़ई साहब कह रहे हैं कि 2 हमसाया ममालिक इसमें मुलव्विस हैं, तो हम यही समझें कि इंडिया और बलूचिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान? इस वक्त दुनिया में यूरोप के अंदर जंग चल रही है, बल्कि बढ़ रही है यूक्रेन रशिया की, और मिडल ईस्ट के अंदर इसराइल गाजा का जो हो रहा है वॉर, वो भी बढ़ती जा रही है, थ्रेट्स ऑफ ग्रेटर वॉर। तो ये दुनिया का नक्शा है। और ये जो अभी आप बात कर रहे हैं, ये दहशतगर्दी, इसको अगर हम कहते रहेंगे तो फिर हम इसी में फंसे रहेंगे जिसमें हम फंसे काफी अरसे से। सही। इट इज वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। हम तो वॉर जंग मानते नहीं कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग हो रही है। जब आप जंग नहीं मानेंगे तो उसका जवाब कहां से देंगे? तो ये दहशतगर्दी नहीं है। दहशतगर्दी का मतलब छोटा होता है, कोई इंसिडेंट हो गया दहशतगर्दी का, लोन वुल्फ या किसी तंजीम ने कर लिया। जब एक एयर बेस के ऊपर पाकिस्तान जैसे मुल्क, न्यूक्लियर आर्म कंट्री की एयर बेस, हवाई अड्डे पे, एयरफोर्स पे हमला किया जाए तो उसको दहशतगर्दी तो नहीं ना कहते। दैट्स डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। वॉर एक्ट ऑफ वॉर है, जंग का एक तरीका है ना। तो पहले तो इसको हम इस कहानी से निकलाएं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड कम आउट ऑफ इस स्लंबर। सोई हुई है पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इस वक्त। उनको डिक्लेयर करनी चाहिए नेशनल इमरजेंसी। जब आपके हवाई अड्डे पे हमला हो गया है तो आप उसके बाद क्या किया? आपने कुछ भी नहीं किया। आप ये तकरीरें कर रहे हैं, यहाँ पर टीवी पे बोल रहे हैं। आप सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया, क्योंकि पाकिस्तान की एयरबेस अटैक हो गई। मजाक तो नहीं है। अगर इंडिया ने आपकी एयरबेस पे अटैक कर दिया होता अभी, तो आप इंडिया पे जंग डिक्लेयर करते कि ना करते? या अगर हम हमला करते तो करेंगे ना इसी तरह। तो इसी जिस तरह इसराइल ने कर दिया आपके सामने गाजा में जो हुआ है, तो उन्होंने किसी बात पे डिक्लेयर किया ना। तो दिस इज नंबर 1 कि पाकिस्तान के खिलाफ। और ये जो हो रहा है इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। मसलन एयरबेस पर जो अटैक हुआ है, वो अटैक की जो बेस ऑफ ऑपरेशन है वो तो जाहिर है अफगानिस्तान है। ये जो आपका सवाल है कि कौन मुलव्विस है, उसमें कोई डिस्कशन का पॉइंट है या कोई शक है? और ये पाकिस्तान के अपने आप को लीडर कहते हैं, अपॉइंटेड हैं, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि कह सके कि कौन कर रहा है। मैं कहता हूं अगर इनमें हिम्मत नहीं है तो मैं ब्रिगेडियर नादिर मीर, चेयरमैन पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म, ये बताता हूं आपको और पाकिस्तानियों सबको, ये बेस ऑफ ऑपरेशन इसकी अफगानिस्तान है जहां से ये हमले आ रहे हैं। सही। कराने वाले का नाम इंडिया है, दिल्ली, यानी दिल्ली जो मास्टरमाइंड है। आपने पूछा मास्टरमाइंड का। पाकिस्तान में जो कुछ दहशतगर्दी है वो जियो पॉलिटिकल दहशतगर्दी है, यानी उसके पीछे रियासत के, यानी स्टेट एक्टर के, यानी कि इंडिया के मकासद हैं। और अब अफगानिस्तान के, काबुल के भी हो गए हैं उसमें। नंबर 1 जो पश्तनी पे अटैक हुआ है बिटवीन और मारा पश्तनी, आप देखिए ना, वो बेसिकली ग्वादर सीपेक को डिस्टेबलाइज कराने के लिए, वो किसका इंटरेस्ट है? प्राइमरीली वो इंडिया का इंटरेस्ट है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। वो वैसे ही अपोज करता है ग्वादर को, और पहले भी अटैक करा चुका है, चाइनीज पे भी करा चुका है। एक ये हो गया। अब एयरबेस पे जो अटैक हुआ है, ये जो कराया है, मतलब ये जो बलूचिस्तान में अटैक हो रहे हैं वो बलूच मिलिटेंट्स हैं। जो वहां पर पश्तनी में जो अटैक हुआ है वो वहां पर, उसमें दूसरे लोग भी शामिल होंगे, लेकिन जो अटैक एयरबेस पे हुआ है आपकी मियां वाली के अंदर, आप उसके अंदर डेफिनेटली ये अटैक की जो बेस ऑफ ऑपरेशन, जब आप लीड निकालेंगे, जो उसने कहा भी आपके मिनिस्टर ने, तो वो अफगानिस्तान तक जाती है और उसके पीछे लेके जाए दिल्ली तक जाती है। क्वेश्चन इज कि पाकिस्तान ने क्या किया है? इंडिया में एक अटैक हो जाए या अफगानिस्तान में हो जाए, दुनिया के किसी कोने में हो जाए, वो मुल्क तो सब कुछ करते हैं, आप करते ही कुछ नहीं है, इसलिए अटैक हो रहे हैं और होंगे।
अभी ये एक मुनज़्ज़म कैंपेन ऑफ टेरर वॉर, नॉट टेरर बट टेरर वॉर इज बीइंग अनलीश्ड अगेंस्ट पाकिस्तान। वो इसकी जियोपॉलिटिकल मकासद क्या है वो अलग चीज है, वो पूरी कहानी है, उसमें हम अभी नहीं पढ़ते। बेसिक क्वेश्चन है कि आपने यानी पाकिस्तान ने क्या करना है। मैं पहले भी कह चुका हूं कई दफा और अब दोबारा कह रहा हूं, यू हैव टू रिटेलिएट एंड रिस्पॉन्ड अक्रॉस द बॉर्डर। जब तक वो क्रॉस दी बॉर्डर यानी कि अफगानिस्तान में या भारत में आप नहीं कराएंगे कुछ, तो ये अटैक्स होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। तो इधर खाली आप पाकिस्तान के एक एक इंच को गार्ड नहीं कर सकते, वो तो आपने करना है दिफा अपना, जो मुख्तलिफ जगहों का और हाई अलर्ट हुआ है आजकल हर जगह पे, आपने उसको रिस्पॉन्ड करना है। और हमारी ISI, हमारी मिलिट्री फोर्सेस बहुत अच्छी हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि वो पता नहीं उनको या पता नहीं कर सकती या वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती। हम लोग हर तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। हमारी एयरफोर्स इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड द आर्मी ऑल्सो। सर, जिस तरह की ये सारी सिचुएशन रही है, तो उसमें हमारे जितने भी सिक्योरिटी के इदारे हैं उन्होंने बहुत मौसर कार्रवाइयां की हैं और बड़े बड़े हमलों को नाकाम बनाया बहुत, और कुर्बानी भी दी। आप देखें ना पश्तीन में कितने पाकिस्तान के सोल्जर शहीद हुए, ये देखें ना, ये कोई थोड़ा नंबर तो नहीं है। और उसका जवाब मिलना चाहिए आपको, एक एक पाकिस्तानी सिपाही और नॉट ओनली सोल्जर बट हमारे सिविलियंस ऑल्सो। ये पाकिस्तानी जो शहीद हुआ है या जख्मी हुआ है उसका बदला लें। आपने तो कल्चर ही गलत बनाया हुआ है, हर दफा आप तकरीर करते हैं वो सारा पाकिस्तान, ये पॉलिटिकल लीडर जो इलेक्शन मांग रहे हैं उनको पूछे आपका क्या स्टांस है, ये पूछे ना इन सबको। वो सब अफसोस करते हैं जी बड़ा अफसोस हो गया, बड़ा ये हो गया वो। They should be the ones who should be talking of taking the war against the enemy, जो भी एनिमी है। अफगानिस्तान से आया तो उसका इलाज है हमारे पास, काफी इलाज है, इंडिया का भी इलाज है हमारे पास। We should respond, you need political will to answer them, so you need new kind of leadership। इसीलिए हमने नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट बनाई है, जो ये कहती है कि डिफेंड पाकिस्तान एट ऑल कॉस्ट एंड थ्रू ऑल मीन्स। आप जवाब दें इसका, ये तो नहीं है कि अटैक हो गया आप अगले अटैक का वेट कर रहे हैं। अच्छा नादिर मीर साहब, ये भी फरमाइएगा, आपने मियाँ वाली एयरबेस की बात की, तो ये भी इंकशाफ हो रहा है, गैर मुल्की असलाह इस्तेमाल होने की बात हो रही है, तो आया कैसे, इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होगी फिर? जाहिर है अफगानिस्तान में तो आपको पता है अमेरिकन गए थे, सबको पता है, नो सीक्रेट। तो बेतहाशा असला रह गया, हाईटेक वेपन्स मुख्तलिफ किस्म के वो इस्तेमाल हो रहे, वो बिके, दुनिया में भी बिके हैं। तो वो अब गैर मुल्की असला, वो गैर मुल्की है ना, पाकिस्तान की वाह फैक्ट्रीज का तो असला नहीं है ना, तो हमारा पाकिस्तान का असला तो नहीं इस्तेमाल हुआ ना, दहशतगर्द तो वहीं से लेके आएगा। और उसको जो दूसरा गैर मुल्की है उसमें इंडिया, ये सारा कुछ जो है ऑर्केस्ट्रेट हो रहा है दिल्ली से। तो जब तक आप इंडिया को जवाब नहीं देंगे इसका भरपूर, और अफगानिस्तान को, अब इसमें अफगानिस्तान शामिल है, ये उस खुश फहमी से निकल आए हम, जो पहले थी हमारी जो भी पॉलिसी थी वो ठीक है, 40 साल पाकिस्तान ने कुर्बानी दी, अफगानिस्तान को सपोर्ट किया, अफगानियों को सपोर्ट किया और सब कुछ किया और हम करते रहे। सही, लेकिन सर मैं आपका मौक़िफ़ लेता हूं कि पाकिस्तान, लेट मी कंप्लीट प्लीज। जी जी, we have to understand as Pakistanis कि इस वक्त इंडिया तो है ही दुश्मन, लेकिन इस वक्त जो वेस्टर्न बॉर्डर यानी अफगानिस्तान से हो रहा है, इसमें अफगानिस्तान की रिजीम काबुल की कॉम्प्लिसिट है, यानी कि वो शामिल है इसमें, या उनकी लापरवाही है या उनकी नॉनशलेंट है, यानी कि उनको फर्क नहीं पड़ता, जो भी है। बहरहाल अफगानिस्तान से हमले का मतलब है उधर से दहशतगर्द आ रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने ना भी भेजा हो, वो खुद कोई दूसरी तंजीम हो, और ये तंजीमों के नाम लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो आप देखें ना, इस दफे नई तंजीम ने नाम ले लिया, कल वो कोई और नाम ले लेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन सी तंजीम का नाम है। हमने अपने आप को फंसाया हुआ मेंटली इनटू दिस पॉलिटिकल माइंडसेट की जी वो तो आप एक प्रिंसिपल पॉलिसी बनाएं और चलाएं कि पाकिस्तान पे जहां से हमला होगा पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा उस मुल्क के अंदर। सही। सर मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, वापस आते हैं तो मजीद इसके हवाले से मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूं कि क्या क्या करना चाहिए पाकिस्तान को इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए। नाज़रीन ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी नाज़रीन, मुल्क में बदअमनी के वाकयात और वजूहात क्या, इस सिलसिले से के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद सईद साहब, आपके सामने सवाल रखना चाहूँगा क्योंकि आपने तारीखीन वतन के इनखला के हवाले से भी बात की। सर, इस सारी सूरत हाल में तारकीन वतन के इनखला की जो मामलात चल रहे हैं उसको पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और सारे दहशतगर्दी के ताने बाने जो हैं वो अफगानिस्तान के साथ जाके मिलना शुरू हो जाते हैं। और हमने देखा कि हमने सदियों जो है अफगानिस्तान के बासियों की खिदमत भी की, लेकिन उसका रिवॉर्ड जो है हमें इसी सूरत में मिलता है कि हमारे जवान जो हैं वो शहीद होते हैं और हमारे मुल्क के अंदर बदअमनी होती है। जी बिल्कुल, जो रिपेट्रिएशन हो रही है इनकी अफगानियों की, इसने बेसिकली जलती पे तेल का काम करने वाली जो है मिसाल को उस पर साबित आती है कि जब से आपने इनको वापस भेजना शुरू किया तो जो अफगानी जो है उन्होंने जिस तरह से आपको मलाइन किया, जिस तरह प्रोपेगेंडा किया स्पेशली इंडियन मीडिया के ऊपर के जिसमें वो पाकिस्तान को बड़ा इजराइल कहने तक से भी नहीं हिचकिचा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इंतहाई मायूब है। अब मैं वेस्ट में ट्रेवल किया है,
अगर आप किसी अफगानी वहां पे चले हैं रेस्टोरेंट के अंदर, इवन कनाडा में टोरंटो के अंदर, तो वहां पर भी अगर आप अपने को इंट्रोड्यूस कर देंगे आप पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे गए हुए अफगानी जो है आपको सर्विस करने से इनकार करते हैं। तो इस तरह की नफरत है। अब इतनी तमाम चीजें करने के बावजूद 40 साल से आपको पाल रहे हैं, आप बिजनेस स्टैब्लिश किए हुए में यहाँ पे आपको अपने मुल्क में जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि वहां जंग चल रही थी। और अब जब आपकी वहां पे जंग खत्म हो गई है तो यू शुड गो बैक। लेकिन बदकिस्मती से आपकी, जैसे मैंने पहले कहा कि आपकी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जैसे पीटीएम होगी, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, उनके लीडर जो उनका जब वोट बैंक के तौर पर देखते हैं, वो इनको वापस भेजने में जो है वो गुरेज आए। अब जब इनके साथ मिलकर तालिबान के साथ ताल्लुकात भी हैं, तो वो इस तरह की कंडीशंस क्रिएट करें ताकि गवर्नमेंट को बैकफुट पे लेकर आए और आप इस प्लान को जो है वो पीछे से पुश डाल दें। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब स्टेट डिसाइड कर लेती है तो फिर ऐसा होकर रहता है। इनकी तमाम इस तरह की हरकतें रायगा जाएंगी। ईरान की मिसाल आपके सामने, जो 5 से 6 लाख अफगान माजरीन उनके यहाँ भी मुकीम थे, लेकिन जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इनको वापस भेजना है, तो विद इन स्पैन ऑफ 2 मंथ्स, 2 महीने के अंदर अंदर तमाम जो अफगान माजरीन थे उनको अपने मुल्क में जाना पड़ा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे चूंकि वही अफगानी आपका वोट बैंक बनते हैं, उन्हीं को आप मदरसों में डालते हैं, और तालिबान जो है इनको पाकिस्तान में अपने स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पर देखते हैं और इस तरह की कार्रवाइयों के लिए उसको ईंधन के तौर पर मानते हैं और यहाँ बिजनेसेस अपने स्टैब्लिश करने दिए। मैं तो समझता हूँ कि एफआई हो गया, नादरा हो गया, जिन्होंने पासपोर्ट इनको बना के दिए हैं, ये इनको नेशनल आईडी कार्ड बना के दिए हैं अफगानियों के, जो कि इलीगल यहाँ पे रहते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी को डायरेक्ट थ्रेटन किए। लेकिन दे हैव टू गो बैक। अब इनको वापस जाना होगा। एनफ इज एनफ। हजरत अली रज़ा अल्लाह ने फरमाया था कि जिस शख्स पे आप एहसान करें उसके शर से बचें। तो हमने 40 साल इनकी मेहमानी की, इनके ऊपर एहसान किया, और जवाब में जो हमें चीजें सुनने को मिल रही हैं, क्रिकेट मैच जो इंडिया में जैसे उन्हें रिएक्ट किया था, वो मिसाल आपके सामने है। लेकिन तमाम चीजों को बलाए ताक रखते हुए जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो तमाम चीजों को मलूज़ खातिर रखते हुए आपको होल्डिंग एरियाज बना रही है, आपको ट्रेनों में, बसेस में आपको अपने इलाकों तक लेके जा रही है बड़ी इज्जत और तकरीम के साथ। हम फिर भी जो है वो सर तस्लीम खम कर रखा है कि हमारे नेबर्स हैं, मुसलमान भाई हैं, लेकिन इन रिटर्न जो तालिबान आपके साथ कर रहे हैं, बुरी गवर्नमेंट जिस तरह से वो बिहेव कर रही है, मैं समझता हूँ तालिबान आपके कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। आपके जो एनडीएस के ऑफिसर्स हैं, जो अफगानी आर्मी के ऑफिसर जो हैं, वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के पढ़े हुए हैं, बजाय कि आप उसको पाकिस्तान में उनको ट्रेन करवाते, उन्हें प्रेफर किया इंडिया, बिकॉज इंडिया उनको फंडिंग करता है। अब इन तमाम चीजों को देखते हुए आप कैसे उनके ऊपर रिलाय कर सकते हैं? कैसे आप सांप अपने घर में पाल सकते हैं जो मौका मिलने पे आपको डसता भी चला है? इन तमाम चीजों को देखते हुए एनफ इज एनफ, दे शुड गो बैक। और आपकी रिफ्यूजीज जो हैं जब वो निकलेंगे यहाँ से, तब आपके 65% जो यूथ है उनको मुलाजमतें मिल सकेंगी, वो अपने बिजनेस शुरू कर सकेंगे। जो आपकी करेंसी है जो बोझ में रहती है, 30% करेंसी आपकी माजरीन के कंट्रोल में रहती है। जिस तरह उन्होंने अब्यूज किया फंड ट्रांजिट ट्रेड को, स्मगलिंग की सूरत में, होर्डिंग की सूरत में, मनी लॉन्ड्रिंग की सूरत में, ये तमाम चीजें मिलकर पाकिस्तान को लहू लहू किया, हमारी इकोनॉमी को। लिहाजा जब तक इकोनॉमी अगर आपने बेहतर बनानी है तो आपकी इकोनॉमी पे जो इजाफी बोझ है अफगान माजरीन का, इनको जो है वापस भेजना जरूरी है। वहां से आए, यहाँ बिजनेस करें, मोस्ट वेलकम, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आए, थ्रू लीगल उसके रिसोर्सेज लेकर आए। हमको गलत नहीं कह रहे, ये ऐसे ही है जब आप किसी को किराए पे अपना घर दें और उसको काबिज हो जाए, जब उसको निकालें तो आपसे नाराज हो जाए, ये तो बात बनती नहीं है। लिहाजा तमाम दुनिया के असूलों के मुताबिक, लॉज के मुताबिक पाकिस्तान बिल्कुल गलत नहीं कर रहा, इनको वापस जाना पड़ेगा, हमें हाउस अपना इन ऑर्डर करना पड़ेगा। मैं बस एक लास्ट चीज, जैसे सर गैर कानूनी मुहाजिरीन हैं जिनको प्रोपेगेंडा करके मुहाजिरीन के साथ सिर्फ जोड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसी ही है। आपके जो लीगल रह रहे हैं उनको भी वापस जाना है, लेकिन मरहलावार हो सकता है वो आखिर में जाएं, लेकिन जो अभी इलीगल जो है उनको वापस जाना पड़ेगा। ब्रिगेडियर नादिर मीर का जो अभी जो बात की थी, मैं फुली उसको इंडोर्स करता हूँ। पूरी पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस यही जज्बा रखती हैं कि हमें बताएं, हम जाएं, उनका अपना बदला लें कि कैसे उन्होंने हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट पे जो है वो अटैक किया है। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप इंटरनेशनल अफेयर्स के हिसाब से देखें तो आपकी क्या आपकी इकोनॉमी की आपको इस बात की इजाजत देगी, तो आपने ओवर्ट और कोवर्ट के दरमियान आपने चॉइस करनी है। आपके जंग के मुतहम्मिल इस पे जब आपकी इकोनॉमी जो है वो रिवाइवल की तरफ एक उसने पॉजिटिव स्टेप लेने की कोशिश कर रही है, तो जंग जो है वो हार्ड जंग या जो हार्डकोर जंग है वो शायद इस पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ना हो। लेकिन इसके ऊपर क्या ये बिल्कुल नादिर मीर साहब की मैं बात की तायीद करूंगा कि क्या हम खामोश होकर बैठ जाए? बिल्कुल भी नहीं। हमें राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है। पाकिस्तान के पास तमाम ऑप्शंस हैं कि अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी अवाम की प्रोटेक्शन के लिए, अपनी
नजरियाती और फिजिकल सरहदों की हिफाजत के लिए हर किस्म के स्टेप लेने चाहिए। हॉट परसूट यानी हर किस्म का ऑप्शन जो है वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसी पर मजीद पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता हूँ नादिर मीर साहब का। नादिर मीर साहब, आप जिस तरह फरमा रहे थे कि हुकूमत पाकिस्तान को बहुत से इकदाम करने चाहिए, तो उसी को ही कैरी ऑन कीजिएगा और साथ ही ये भी फरमाइएगा कि इस सारी सूरत हाल में जो हुकूमत वक्त है उसको इन पड़ोसी ममालिक के सामने खारजा मुहाज पर किस तरीके से उन्हें टैकल करना चाहिए। इसको आप सबसे पहले नेशनल लेवल के ग्लोबल लेवल पे लेके जाए ना। मैंने एज चेयरमैन पाकिस्तान नेशनल फोरम, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, ये कहा था, ये काफी कुछ अरसे से कह रहा हूँ, आपकी जो नेशनल पॉलिसी है ना उसका जो फोकस है वो ठीक करे। फिर हम इस पे आते हैं आपके सवाल पे। वो नेशनल पॉलिसी क्या है? वो ये है कि आपका सारा फोकस जो इस वक्त भी डिस्कशन होती है और वैसे रहती है पाकिस्तान में हर वक्त, वो किस चीज पे है? वो है पॉलिटिक्स पे, सियासत, पैटी पॉलिटिक्स का, एक्चुअली जियो पॉलिटिक्स नहीं, दुनिया की सियासत नहीं, पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी सियासत। और वही होगा कि कौन सी गवर्नमेंट आएगी और क्या करेगी और क्या नहीं करेगी। वो फोकस उधर से हटा लें एंड फोकस ऑन टू थिंग्स। मैं नेशनल प्रायोरिटी की बात कर रहा हूँ, नेशनल फोकस की। फोकस ऑन, ये मैंने मेरी कोटेशन है जो काफी लोगों ने कोट भी की है, फोकस नॉट पॉलिटिक्स बट इकोनॉमिक्स एंड सिक्योरिटी। आपने जो एज अ नेशन जो स्ट्रेस करना है और फोकस करना है पूरा, और आर्मी चीफ हमारे जिन सैयद आसिम मुनीर फुल टाइम एफर्ट लगा रहे हैं आर्मी कमांड करने और पाकिस्तान का दिफा करने के अलावा इन्हीं दो चीजों पे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो और पाकिस्तान की सिक्योरिटी हर सेंस में, सिक्योरिटी बड़े सेंस में भी है, तो एक ग्लोबल वॉर भी है और बहुत सी चीजें हैं और फॉरेन पॉलिसी भी है, वो भी सिक्योरिटी से लिंक्ड है ना, नेशनल सिक्योरिटी भी। और फिर ये जो आपका सवाल है अभी टेररिस्ट वॉर, इसकी भी उस पर भी आते हैं। सो फोकस जब कौम का होगा ना, कौम का, कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे ठीक करनी है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी कैसे हल करनी है, फिर उसमें दूसरे सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स भी आ जाएंगे, ह्यूमन सिक्योरिटी है, महंगाई है, वो भी सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है ना वो। तो आप उस पर शिफ्ट करेंगे ना तो आपका मसला हल होना शुरू होगा। आपका हमारा यानी आपका मतलब हमारा पाकिस्तान का मसला है कि फोकस ही, डायरेक्शन ही गलत में देख रहे हैं आप। ये डिस्कशन है कि किसने पाकिस्तान पे हुकूमत करनी, ये डिस्कशन है। डिस्कशन ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान के मसले कैसे हल होने हैं, ये कोई डिस्कशन नहीं करता, कोई सियासी पार्टी नहीं करती, कोई लीडर नहीं करता, कोई इनके पास एजेंडा है या नहीं है, मैं उस डिस्कशन पे नहीं पढ़ता। तो ये मेरा पहला पॉइंट है कि यू हैव टू चेंज द नेशनल फोकस, डायरेक्शन अपनी सिम्त सही करें ना। तो ये तो अच्छा, दूसरी बात, अब आप आए पाकिस्तान इस सब्जेक्ट पे फोकस हो जाए ना, वो फिर बड़ी बात, बहुत से सब्जेक्ट आ जाएंगे, उसको मैं छोड़ता हूँ। ये जो आपका इसका सवाल है और जो सिचुएशन है, यानी कि बढ़ती हुई दहशतगर्दी, जिसको टेररिस्ट वॉर मैं कह रहा हूँ, कि ये ऐसे नहीं हो रहा। ये आपको पहले मैंने लफ्ज बोला था, शुरू में जुमला बोला था कि देखिए यूरोप में जंग चल रही है, यूक्रेन रशिया की, मिडल ईस्ट में बढ़ती जा रही है। अभी आप देखिए हर रोज वे हो रहा है कि हमास से हिजबुल्लाह की जंग कब शुरू होगी, ईरान से कब होगी, अमेरिका का सेकंड कैरियर ग्रुप जो है वो सुएज कनाल से होकर आइजनहावर अभी ईरान की तरफ आ रहा है, एक तो वहां पर है फोर्ड, वहां पर इसराइल के पास। तो कहने का ये सारी पोस्चरिंग है ना, ये डेवलपमेंट ग्लोबल वॉर की मुख्तलिफ है। तो पाकिस्तान के ये जो वो वहां जंग है और पाकिस्तान के खिलाफ ये भारत जंग कर रहा है, तो इसके बाद किसी और जगह पे हमला करेगा भारत, कराएगा, मतलब अफगानिस्तान के यहाँ से। इसका आपको यानी पाकिस्तान को इसका जवाब देना है, तो इसके जवाब मुख्तलिफ हैं। इसके जवाब में डिप्लोमेटिक हैं, चाइना के साथ पाकिस्तान के बहुत क्रोबी आयरन ब्रदर है, चाइना का अफगानिस्तान में इंटरेस्ट है और वो पाकिस्तान में, तो उनको आई एम श्योर ऑलरेडी पाकिस्तान की गवर्नमेंट और हमारी ज़ाहिरा आर्मी चीफ तो वैसे सबसे प्रोएक्टिव हैं, वो करा रहे हैं कि चाइनीज इस्तेमाल हो, और नॉट ओनली चाइनीज, इन दिस केस अमेरिकन ऑल्सो। देखिए मैंने स्टांस दिया था फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स। हमने पाकिस्तान का मकसद हासिल करना है, पाकिस्तान का कौमी मफाद और पाकिस्तान की कौमी सलामती, तो उसमें आपको चाइना की भी जरूरत है, उसमें आपको अमेरिका की भी जरूरत है, क्योंकि अमेरिका ही अफगानिस्तान से निकला है ना, और ये जो अमेरिका असला रह चुका है, अमेरिका के पास काफी ताकत है, सर्वेलेंस की मेथड्स हैं, वो हैं, कई चीजें हैं जो सपोर्ट कर सकता है आपको, और वो आए भी सेंट्रल कमांड का एरिया बनता है। इसी तरह आपके पास दूसरे मुल्क हैं, अरब कंट्रीज हैं जो पैसा देते हैं उनको, और यूरोपियन कंट्रीज जो अभी एनजीओ चल रहे हैं अफगानिस्तान में, थोड़े बहुत जो सपोर्ट चल रही है, तो उसका भी इन्फ्लुएंस है ना। ये सॉफ्ट पावर भी इस्तेमाल करनी है, डिप्लोमेटिक एंड सॉफ्ट पावर, इकोनॉमिक की साइड। लेकिन वो अगर डिप्लोमेसी खुद भी आप बातचीत करें, अपने डेलीगेशन भेजें काबुल में, लेकिन अगर ये चल जाता है मसला तो ठीक है, आपने तो मसला हल करना ना, कि हमारा मसला सिर्फ इतना है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान पे हमला ना हो, दहशतगर्दी ना हो, ये हमारा इंटरेस्ट है। अगर ये नहीं होता तो उसका भी तो जवाब देना ना। वो अगर फिर भी बाज नहीं आते या अटैक्स परसिस्ट करते हैं, बढ़ जाते हैं, तो उसका क्या आप रोते रहेंगे, सोते रहेंगे यहाँ पर बैठ के? यू हैव टू हैव कंटिजेंसीज फॉर दैट। तो ठीक है, आपके पास इकोनॉमिक इश्यूज है, वी अंडरस्टैंड दैट एंड वी आर द होल नेशन इज गियर टू सॉल्व देम, बट यू हैव टू डिफेंड पाकिस्तान रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द अदर सिचुएशन इज। तो उसके अंदर बहुत से तरीके हैं ना, आपके पास अभी हाईटेक ड्रोन्स भी आ गए हैं, आपके पास एयरफोर्स बहुत
एक कॉम्पिटेंट एयरफोर्स है पाकिस्तान की, द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड उसके अलावा हमारे पास और इदारे हैं, मतलब मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, नाम बताना चाहता हूँ, आप भी समझते हैं कि हमारे पास काफी रिसोर्सेज है। आफ्टर ऑल ये 40 साल अफगानिस्तान की वॉर हुई तो पाकिस्तान भी तो उसमें लिंक था ना, पहले सोवियत यूनियन आया, फिर नेटो अमेरिका आया, तो ये तो नहीं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान इज एन एलियन कंट्री या वो मार्स का या चांद पे तो लोकेटेड नहीं जिसका हमें पता ही नहीं है। वो दो ही रास्ते हैं, उस तीन उसके पास, एक पाकिस्तान का बॉर्डर है, ईरान का और सेंट्रल एशिया का। तो इसलिए हमारे पास कई मेथड्स हैं अफगानिस्तान को डील करने के, ऐसा कोई मसला नहीं है। उसमें सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, सारा कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट ओनली नेशनल ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर यानी कौम के सारे जो ताकत के तरीके हैं, बल्कि इसमें जो फ्रेंडली नेशन हैं उनके साथ भी। और इसके अंदर हमारे मीडिया का बड़ा रोल है इसके अंदर, क्योंकि ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है ना, इसके साथ आप देखें, ये एयरबेस पे हमला हुआ तो साथ ही प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। आप इंडिया का प्रोपेगेंडा देखें, वो जैसे कि क्योंकि वो वैसे तो लड़ नहीं सकते, वो आते हैं जब जहाज आते हैं तो इंडिया के देखें ना क्या नतीजा निकलता है उसका। PF हैज द कैपेबिलिटी इवन टुडे ऑफ शूटिंग देम डाउन, ये सबको इंडिया को भी पता है, तो वो दहशतगर्द भेजती हैं। सो आई एम ट्राइंग टू से कि वी हैव लॉट्स ऑफ आंसर्स, बट व्हाट वी नीड इज पॉलिटिकल रिजॉल्व। आपको पॉलिटिकल विल चाहिए। फौज तो कर रही है, करती रहेगी हमेशा और बढ़ के करेगी, लेकिन आपको पॉलिटिकल साइड पे भी चाहिए। ये जो लीडर बनते हैं पाकिस्तान के, उनका क्या रोल है? ये किस चीज के लीडर है? आज जब पाकिस्तान पे हमला हो रहा है तो क्या स्टेटमेंट देने आपने, भाई कुछ करना है ना आपने, कि नहीं करना? सही, सियासी इस्तेकाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ब्रिगेडियर साहब माजरत के साथ, क्योंकि मेरे पास वक्त ख़त्म हो चुका है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनहाज साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद रहे, और मुल्क में जो बदअमनी के वाक़यात हैं उसमें नेशनल कंसेंसस की ज़रूरत है। दोनों मोहतरम साहिबान का मौक़िफ़ यही था। नाज़रीन, ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आएंगे तो ज़रा बलूचिस्तान की सियासत के हवाले से भी बात करेंगे, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नौमुंतखब सदर जनाब नवाबजादा खालिद मकसी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, तो उनसे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, बलूचिस्तान की सियासत के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि सियासी हलचल जो है बलूचिस्तान में इलेक्शन के करीब आते ही हमें हमेशा देखने को मिलती है, और बलूचिस्तान के इलेक्शन से कबल एक मरतबा फिर बदलती हुई सूरत हाल। और अगर अभी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हवाले से भी बात करें तो जनाब अब्दुल कद्दूस बजिंदो साहब की जगह नवाबजादा खालिद मकसी साहब जो हैं वो नौमुंतखब सदर बन चुके हैं, और इस वक्त हमारे साथ बलूचिस्तान की सियासत पर गुफ्तगू करने के लिए भी खालिद मकसी साहब ही मौजूद हैं हमारे साथ, जैसे कि ब्रेक से पहले भी मैं तारुफ करा चुका हूं, और बलूचिस्तान के अवामी हुकूक के हवाले से भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे, और इस सारी बदलती सूरत हाल पर भी इनका एनालिसिस लेंगे। और खालिद मकसी साहब, बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो हम भी आपको बलूचिस्तान अवामी पार्टी का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि मुबारकबादियों का सिलसिला तो चल निकला है। और सर ये फरमाइएगा कि इलेक्शन का बिगल जो है वो बज चुका है, तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी को कहां खड़ा हुआ देखते हैं? सबसे पहले शुक्रिया जी, आपने मुबारक दी और वो भी लाइव दी आपने, मैं मशकूर हूँ आपका। हाँ, बिगल तो यकीन बच चुका है और सियासी हलचल भी शुरू हो गई है, और बलूचिस्तान यकीनन सियासी ज़हन रखता है। बलूचिस्तान तारीख की भी अगर आप देखें पीछे तो बड़े बड़े सियासतदान गुजरे हैं बलूचिस्तान में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जैसे ही बस शेड्यूल का इंतजार है और डिलिमिटेशन की फाइनल डेट आ जाए तो ये फुल फ्लेज काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। और जहाँ तक बात है अवामी हुकूक, वो तो जाहिर है एक सिलसिला चल रहा है और नुमाइंदे ही कोशिश करते हैं, चाहे थोड़ी कमजोर कोशिश हो, कहीं पे मजबूत कोशिश होती है, और जोर भी अवामी नुमाइंदे उठाते हैं, बदनाम भी अवामी नुमाइंदे ही होते हैं। तो अवामी नुमाइंदे तो हमेशा तलवार, लटकती हुई तलवार के नीचे होते हैं। जी, हेलो जी खालिद मकसी साहब, अवामी नुमाइंदे तलवार के नीचे तो होते ही हैं, लेकिन ये फरमाइएगा कि सारी सूरत हाल में बलूचिस्तान की जो सूरत हाल बदलती चली जा रही है, और आपका नौमुंतखब सदर बलूचिस्तान अवामी पार्टी का नौमुंतखब सदर बनना, तो इस सूरत हाल में आपको किन किन चैलेंजेस का सामना है, और किस तरीके से आप बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लिए आगे बढ़ने का विजन लेकर चलते हैं और चलना चाहेंगे इस आने वाले इलेक्शंस में? हाँ जी, जहाँ तक ताल्लुक है सूरत हाल का, तो वो तो यकीनन ये हमारी पार्टी का जो एक के बारे में बहुत एक चेमे गोइयाँ भी चल रही थी और गुफ्तगू भी जम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह वो खत्म हो गया है। तो अब जब पार्टी एग्जिस्ट कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोसेस भी किया उन्होंने, अपना सदर भी मुंतखब किया मरकजी, और बड़े अच्छे तरीके से प्रोसेस के साथ हम भरपूर हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह जी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह।
इलेक्शन के हवाले से क्या हिकमत अमली है मक्सी साहब? सिंपल है, सीट एडजस्टमेंट्स हैं, आपका अलायंसेस हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। मतलब क्या होता है, कहाँ पे हमें किधर कंफर्ट जोन मिलता है, कहाँ पे हम हेल्प कर सकते हैं, कहाँ पे हमें मदद की जरूरत होगी, ये सारी चीजें अब शुरू हो जाएंगी कुछ दिनों में इंशाल्लाह। अच्छा खालिद मुक्सी साहब, यहाँ पे आपने सीट एडजस्टमेंट की बात की है, तो इस हवाले से भी मैं जानना चाहूँगा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी का जो इस वक्त आने वाले इलेक्शन हैं, आने वाले इंतखाबात हैं, तो टिल्ट किस तरफ है? क्योंकि अभी अयाज सादिक साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, तो क्या ये समझा जाए कि मुस्लिम लीग नून के साथ आइंदा आने वाले दिनों में आप सीट एडजस्टमेंट करेंगे, या फिर ये समझा जाए कि इलेक्शन होने के बाद ही बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से कोई फैसला किया जाएगा कि किस तरफ को चलना है? देखिए जी, हमने तो पिछले सख्त टाइम में जब सियासतदानों ने एक चैलेंज उठाया और कितने बदनाम भी हुए ये 16 महीने में, हम साथ थे, उनके साथी थे सारी पार्टियों के। अभी भी हम कहेंगे कि सारे साथी रहने चाहिए, दोस्त बन के चलें, और सियासत अपना सबका मंशूर है, वो अपना पेश करें। और बात जहां तक है कि जी सीट की एडजस्टमेंट क्या होता है कि जी देखें, आप देखते हैं अपने इलाके को, अपने हलकों को, कहाँ पे कौन सी पार्टी की कितनी ताकत है, किसके कितने वोट हैं, कौन से वोट आपको मिल सकते हैं, आपकी पोजीशन ठीक है और किसी पार्टी के वोट से आप आगे आ सकते हैं। तो ये होती है एडजस्टमेंट, ये सिलसिला जरूर होगा। आप देखते हैं यहाँ पे हमें कंफर्टेबल लगे, यहाँ पे मुस्लिम लीग होगी तो मुस्लिम लीग के साथ करेंगे, बाकी पार्टी अगर कहीं हमें एडजस्टमेंट आती है करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मक्सी साहब, अब्दुल कद्दूस बजिंजो साहब की परफॉर्मेंस के मुतालिक भी बताइएगा, कैसी परफॉर्मेंस रही उनकी, और अगर इससे पहले जाम कमाल साहब की परफॉर्मेंस भी देखें तो कभी किसी जानिब कभी किसी जानिब, तो यहाँ पर भी क्या यही सिलसिला नजर आया? क्योंकि उस तरीके से हमने बड़ी खामोशी देखी है अब्दुल कद्दूस बजिंजो साहब के रवैये में। देखें जी, हमारे दोस्त भी हैं, ताल्लुक भी है, रिश्ते भी हैं, तो अब उनकी कारकर्दगी के बारे में तो मैं बेहतर है कि मैं अपने उस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँ। कद्दूस साहब के हालिया दिनों में तबीयत कुछ जरा नासाज रही, वो एक्टिव नहीं थे काम में, तो फिर मशवरे के साथ उनको बताया मैंने, बात भी मेरी हुई और उन्होंने ट्वीट भी किया है कि जी ठीक है, आप लोग संभाल लें, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल काम है, टफ काम है, मैं टाइम नहीं दे सकता हूँ। जहाँ तक जाम साहब का जो था, वो कुछ पार्टी की नादानियां थी, कुछ हमारे मामले से उसमें वो चले गए। बाकी अब वो खुद क्या करते हैं क्या नहीं करते, मैं उस पर अपना कोई तबसरा नहीं कर पाई। सही, इस वक्त क्या मंशूर लेके चलेंगे? मंशूर तो हमारा है जी, आम देखे ना, सबसे टॉप प्रायोरिटी नंबर 1 है आम आदमी की जिंदगी बेहतर करना, उसको बेसिक चीजें देना, मैक्सिमम पॉसिबल जो जिंदगी को एक मुनासिब कंफर्टेबल से, और जो हकूक होते हैं और वो सारे दायरे हैं, एजुकेशन है, पानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रूटीन यही है। और बलूचिस्तान के जो हकूक हैं उसके बारे में एक हमें नुमाइंदगी मिलेगी तो हम उधर बात करेंगे, वफाक में तर्जुमानी करेंगे लोगों की इंशाल्लाह। तो यही चीजें हैं रूटीन में जो होती हैं जी, वो एक सिलसिला बना हुआ है। अच्छा खालिद मक्सी साहब, ये भी फरमाइएगा कि आप कितना पुरुमीद हैं कि इस मरतबा फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है बलूचिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी आने वाले इंतखाबात में, क्योंकि इंतखाबात की तारीख तो सामने आ चुकी है और जाहिर बात है तैयारियां तो आपकी जानिब से भी शुरू की जा चुकी होंगी। ये देखें, सारी पार्टियां कोशिश करती हैं कि हम हुकूमत फॉर्म करें, कुछ पार्टियां तो बिल्कुल नहीं कर सकती, बट हमारी एक हुकूमत में रही भी है, पोजीशन भी है, हमारे सेनेटर भी हैं, तो हम अच्छी पोजीशन में होंगे इंशाल्लाह। अगर हुकूमत नहीं बना सके तो बनाने में मदद कर सकेंगे जरूर। सही, हुकूमत नहीं बना सके तो बनाने में मदद तो करेंगे, जिस तरह हमेशा से हुकूमत को और विफाक को सहारा रहता है बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से। सर, अवामी सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि हमने देखा कि बलूचिस्तान की सरजमीन से बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं और बहुत बड़े बड़े सियासतदान जो हैं वो विफाक में भी रहे, बड़ी वजारतों पर भी रहे, लेकिन बलूचिस्तान की अवाम के हालात नहीं बदले। बुनियादी वजह क्या देखते हैं कि क्यों नहीं बदले, और बलूचिस्तान के जो अवाम हैं वो आज भी महरूमी का शिकार हैं, जबकि बलूचिस्तान से बहुत बड़े नाम सामने आए हैं? ये जी, इसमें बड़ी कोताहियां रही हैं सबकी, और ये तो एक लंबी कहानी है, ये 2 अल्फाज में आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इस पर कभी डिबेट हो तो आदमी बैठ के फिर बता सकता है कि जी ये वजूहत थी। जनरली एक तो मैं आपको एक अर्ज करूँ ना, देखिए हमारा जो साइज है बलूचिस्तान का वो 49% है पूरे मुल्क का, 47 है या 49 है, ठीक है, एरिया बहुत बड़ा है। फंडिंग के हवाले से जो हमें मिलता है, क्योंकि हमारा जो हिस्सा है डिविजिबल पूल में वो
साइज के हिसाब से वो पूरी बात नहीं कर सकता जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। और नुमाइंदगी हमारी आपको पता है टोटल 20 लोग हैं मेंबर नेशनल असेंबली में जो हम नुमाइंदगी करते हैं। तो ये सारी चीजें फैक्टर्स हैं। और फंड जो है मिलता है वो अपना पॉपुलेशन की बुनियाद पे मिलता है, तो उस पे जाहिर है कुछ है। अच्छा, कुछ अपनी कोताहियां भी हैं। अगर थोड़ी सी चीज ही मिली है तो वो तो ठीक इस्तेमाल होनी चाहिए थी, उसमें यकीनन कोताहियां रही हैं। पर फिर भी मैक्सिमम अगर आप देखेंगे बाप पार्टी का रिकॉर्ड निकाल के आप चेक कर लें सारे डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो जाम साहब का टाइम था, कदू साहब का टाइम था, तो आप कभी इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम वो रिकॉर्ड भी सारा निकाल के पेश करेंगे इंशाल्लाह भी अपने कैंपेन। अच्छा मक्सी साहब, आप कोताहियों का जिक्र कर रहे हैं, तो आइंदा आने वाले दिनों में इंतखाबात और इंतखाबात के बाद इन कोताहियों का अजाला होगा, या फिर वही जिस तरह एक अमूमी तौर पे एक सियासतदानों के लिए कहा जाता है कि एक सियासी लफ्ज़ होते हैं और सियासी रानाइयाँ होती हैं, फैंसी वर्ड्स होते हैं, और फिर वही बातें, फिर वही मामलात जिस तरह से चल रहे होते हैं, और फिर उसके बाद उसी तरीके से वही कोताही का जुमला? देखें जी, अपना हमने सबक लेना चाहिए मुल्कों से जिनके 40-40 साल 50-50 साल के प्रोग्राम्स हैं, 200-200 साल लोग उनको हो गए हैं। तो हमारा जो एडॉकिज्म है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, एडवेंचरिज्म है, ये सारी चीज़ों तजुर्बा हो गए, नाकाम ही रहे हम। तो अभी हमने एक ठोस प्रोग्राम देना है जिस पे अच्छी तरह काम हो और उसका रिजल्ट निकले, चाहे वो एग्रीकल्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इनोवेशन है, दुनिया के साथ मुकाबला करना। आजकल की दुनिया की चीजें आप जो हम दे सकते हैं, मटेरियल हम दे सकते हैं, प्रोड्यूस, ये सारी चीजें हम इनको थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म प्लान करना पड़ेगा। ये शॉर्ट टर्म प्लान जो ना ये फेल हो गए। सही, शॉर्ट टर्म प्लान से निकलकर हमें लॉन्ग टर्म प्लान्स की जानिब जाना होगा, ताकि बलूचिस्तान के जो अवामी हुकूक हैं बलूचिस्तान के अवाम तक पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया खालिद मक्सी साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, प्रोग्राम का जो वक्त है वो अपने इख्तिताम को पहुँच चुका है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले इंतखाबात जो हैं वो अवाम के लिए बहुत सी नवीद लेकर आएंगे, खुशियों की नवीद लेकर आएंगे। और जिस तरीके से सियासतदानों का मौक़िफ़ है कि हम अपनी कोताहियों से और गलतियों से सीखेंगे और अवाम के हकूक़ की बहाली के लिए काम करेंगे, तो ये फिर हम भी उम्मीद करते हैं कि सिर्फ महज सियासी नारा ना हो, बल्कि इस दफ़ा बहुत सा सबक सीख लिया हो। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।